मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखी जाती थी। प्रिंटिंग का जो पहला प्रारंभ है, पहला प्रयोग है, वो 1439 में किया गया, प्रयोग किया गया, और 1455 में उन्होंने 55-56 में उन्होंने प्रिंट करना शुरू कर दिया। सबसे पहले बाइबल प्रिंट की गई। आपने देखा होगा, हम भारत में भी बोलते हैं कि सबसे पहले भगवान का नाम लो, बाइबल का प्रिंट निकाला गया। लेकिन ये प्रिंटर देखिए आप, ये मैनुअल प्रिंटर है, ये एक मैनुअल प्रिंटर है। आपके इधर देखिए, यहाँ पे है, ये मैनुअल प्रिंटर है। और अब तो ये इस रूप में नहीं है अब तो, लेकिन पुराने अभी कुछ साल पहले तक भी मैनुअल प्रिंटर चला करते थे। इनके माध्यम से रीजनल भाषाओं में भी कुछ लिखा जाने लगा। अभी तक लैटिन में ही लिखा जाता था, अब फ्रेंच में हो गया, जर्मन में हो गया, इटालियन में हो गया। जो वहां की लोक भाषाएं थी, वहां की देशी भाषाएं थी, उनमें लिखा जाने लगा। ये एक नया विजन इससे शुरू होता है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, ह्यूमनिज्म। अभी जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, मानव पर बल देना, मानव की भावना पर, मानव की बुद्धि पर, मानव के शरीर पर, मानव के दिमाग पर। इससे पहले कुछ नहीं था। ये आप सामने देखेंगे, इंटेलेक्चुअल मूवमेंट है। ह्यूमनिज्म क्या है? ये एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट है एट द हार्ट ऑफ इटालियन रेनेसा। इटली के रेनेसा से इसका प्रारंभ होता है, और इसमें आप लिखा हुआ देखिए, फोकस्ड ऑन वर्ल्डली सब्जेक्ट रेदर देन रिलीजियस इश्यूज। धर्म के बजाय इसने लौकिक जीवन पर बल दिया। हमारे आपके आसपास में क्या है, इस लोक की दुनिया पर बल दें। इसीलिए साहित्य लिखा गया, इसीलिए मूर्तियां बनाई गई, इसीलिए संगीत का विकास किया गया, इसीलिए लोक भाषाओं का विकास हुआ। इससे पहले तो लैटिन भाषा हुआ करती थी। तो ये जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है, ये इस पर प्रश्न खूब पूछे जाते हैं, ह्यूमनिज्म क्या है। एक्चुअली एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम आता है जिनका नाम है पेटार्क। पेटार्क को मानववाद का पिता कहा गया है। पेटार्क को यह क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि पेटार्क कौन है। पेटार्क को मानववाद का पिता कहा जाता है। मानववाद मानव की खोज करने की बात करता है, मानव की खोज करने की बात करता है। इसका एक आशय यह है कि यह एक्सीलेंस की बात करता है, उन्नत करने की बात करता है, बेहतरीन करने की बात करता है, मानव जीवन को क्वालिटेटिवली इंप्रूव करने की बात करता है। और एक बात, जब हम पहला मानववादी व्यक्ति आपसे अगर पूछा जाएगा तो उसका आंसर भी पेटार्क ही होगा। पहला मानववादी व्यक्ति, मानववाद का पिता कौन है? पेटार्क। और उसने एक किताब लिखी, जिस किताब का नाम था सोनेट टू लॉरा। ये एक तरह के गीति हैं, गीति परक काव्य है। गीति परक काव्य, काव्य कई प्रकार का होता है, महाकाव्य होता है, खंड काव्य होता है, एक उसमें गीति काव्य होता है। गीति काव्य वो काव्य होता है जब हम मानव अपनी मूल भावना को गे आधार पर, गाने के आधार पर अभिव्यक्त करता है, तो वो कहलाती हैं, आप लोगों ने भारत में भी देखा होगा, गीत। हम और आप गाने सुनते हैं, अच्छा लगता है। क्यों सुनते हैं? क्योंकि अच्छा लगता है। इनसे पहले अलाउड नहीं है, यहां ये अलाउड नहीं था सुनना, केवल धार्मिक संगीत आप सुन सकते हैं। इसी प्रकार से एक आदमी और हुआ जिसका नाम था इरास्मस, हॉलैंड का ही था। उसे मानववाद का राजकुमार कहा जाता है। कि आप पॉइंट आउट कर सकते हैं, मानववाद का राजकुमार कौन? इरास्मस, इटली का ही था। इरास्मस हॉलैंड का रहने वाला था। इरास्मस मानववाद का राजकुमार। ये बहुत पूछा जाता है। और पेटार्क क्या है? मानववाद का पिता है, मानववाद का मूल संस्थापक है, मानववाद का मूल पिता है। एक जर्मन स्कॉलर है नीथहैमर। ये नीथहैमर, इसका नाम भी आप समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। ये नीथहैमर पहला व्यक्ति था जिसने ह्यूमनिज्म शब्द का प्रयोग किया। ये ऑब्जेक्टिव में खूब पूछा जाता है। नीथहैमर जर्मन था, पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया।
ये जो इरास्मस है, इसकी एक किताब का नाम लिख लें, इन द प्रेज ऑफ फॉली। ये एक व्यंग है, फॉली कहते हैं बेवकूफी के लिए, मूर्खता के लिए, मूर्खता की प्रशंसा करना, मूर्खता की प्रशंसा करना, इसके बारे में बात करते हैं। अभी एक बार फिर इसकी इरास्मस की चर्चा आएगी, खास करके इरास्मस की। तो मानववाद का राजकुमार इरास्मस, मानववाद का पिता कौन? पेटार्क। मानववाद यानी ह्यूमनिज्म सबसे पहले शब्द किसने इस्तेमाल किया? ये जर्मन स्कॉलर नीथहैमर ने इस्तेमाल किया। ये सारा ह्यूमनिज्म है। इस ह्यूमनिज्म में, मानववाद में, मैंने आपको बताया कि इसमें इंडिविजुअल व्यक्ति की डिग्निटी पर बल दिया गया, एक व्यक्ति की गरिमा। आपको ध्यान होगा भारतीय संविधान में भी हमने गरिमा शब्द का प्रयोग कई जगह किया है। मानव की गरिमा, ये मानव की गरिमा शब्द यहीं से शुरू होता है। इससे पहले मानव की जान की कोई कीमत नहीं है, मानव की भावनाओं की कोई कीमत नहीं है, लेकिन यहां सबसे पहले इसको इस तरह से डिग्निफाइड किया गया। और इसने, इस मानववादी विचारधारा ने जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित किया, चाहे वो पॉलिटिक्स था, चाहे लिटरेचर था, चाहे म्यूजिक था, चाहे फाइन आर्ट्स था। ये ह्यूमनिस्टिक कंसर्न है सारे, कि ईश्वर की बात तो करेंगे, लेकिन ईश्वर के अलावा हम मानव के टैलेंट की बात करेंगे, ईश्वर के अलावा हम उसके मानव के इमोशंस की बात करेंगे, उसकी भावनाओं की बात करेंगे। इन सब बातों को लेकर के हम मानववाद को विकसित होता देख सकते हैं। ये आपके सामने पेटार्क है, ये आपके सामने इन द प्रेज ऑफ फॉली, ये मूल किताब है, आप देखिए आपके सामने किताब आई है, इन द प्रेज ऑफ फॉली, इन हट गया उसका, द प्रेज ऑफ फॉली शब्द लिखा हुआ है। तो ये इरास्मस नाम है। ये नीचे इरास्मस का चित्र भी बना हुआ है, इधर आप पेटार्क देख सकते हैं, ये पेटार्क है, ये लॉराज है। लॉराज मीन्स उसके प्रेम गीत हैं एक तरह के। तो ये ह्यूमनिज्म की बात करते हैं, फादर ऑफ ह्यूमनिज्म। और ये क्या बताया? ये राजकुमार है। ये इरास्मस की चर्चा मैं दोबारा से कर रहा हूं, मूल रूप से कि किस तरह से इन्होंने लिखना शुरू किया, किस तरह से मानववादी बिंदुओं को उठाया, किस तरह से इन्होंने धर्म पर आक्षेप किया, चर्च की व्यवस्था पर आक्षेप किया, इन सब की चर्चा है। ये वही इरास्मस ही है। इरास्मस की ओरिजिनल किताबें हैं जिनका बाद में एडिशन निकले हैं। पुनर्जागरण में बल दिया गया ह्यूमनिज्म पर, मानववाद पर। पुनर्जागरण में बल दिया गया धर्म की इतर बातों पर, यानी सेकुलरिज्म पर। पुनर्जागरण में बल दिया गया इंडिविजुअलिज्म पर, और पुनर्जागरण में बल दिया गया तर्क, बुद्धि, विवेक पर। ये 4-5 इसकी विशेषताएं हैं। ये पुनर्जागरण, मैंने आपको बताया, ये तर्क, बुद्धि, विवेक की बात करता है, ये शहरी केंद्रों की बात करता है, ये ग्रीको रोमन सभ्यता की बात करता है, ये उन सब बातों की चर्चा करता है। ये गोष्ठीवादी है, ये आम जनता में, ये आंदोलन नहीं है, बल्कि आम लोगों में ही, केवल बुद्धिजीवी वर्ग में फैला हुआ है। अब हम पुनर्जागरण के प्रभाव की बात करेंगे। जो अंग्रेजी साहित्य है उसमें शेक्सपियर आते हैं, उसमें टॉमस मूर आते हैं, उसमें जो लेखक और साहित्यकार हैं, इनकी पूरी एक श्रृंखला है। और सच तो यह है कि जो इंग्लिश लिटरेचर है, इस इंग्लिश लिटरेचर का मूल आधार 15वीं-16वीं शताब्दी से ही प्रारंभ हुआ। शेक्सपियर को, और जितने भी, शेक्सपियर बेसिकली एक नाटककार है। नाटक क्या होता है? ये साहित्य का रूप है। साहित्य के बहुत से रूप बताए गए हैं। जब हम नाटक की चर्चा करते हैं तो उनके यहाँ, अरस्तु के यहाँ चर्चा मिलती है नाटक की, और वो नाटक के त्रिक सिद्धांत की बात करते हैं। नाटक के त्रिक सिद्धांत की बात कौन करता है? अरस्तु करते हैं। इनके करीब ऐसे सीरीज ऑफ प्लेज हैं, नाटक हैं। इसीलिए हमारे यहाँ पे बोला गया है कि कालिदास को भी नाटककार माना जाता है, और वो बहुत ही बेहतरीन नाटककार रहे, उनको शेक्सपियर का दर्जा दे दिया गया, बट जो कि मैंने आपको बताया था कि कॉलोनियल अप्रोच के अंतर्गत लिखा गया है। अब जब हम बात करते हैं इस इंग्लिश लिटरेचर की, इंग्लिश लिटरेचर में वहां पर भी मानववादी रूप हमको दिखाई देता है। इस मानववादी रूप में कई पक्ष देखे जा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि जूलियस सीजर नाम का उन्होंने नाटक लिखा, जिसमें सीजर के काल का पूरा परिप्रेक्ष्य हमको देखने को मिलता है। और इसी काल में हमें जो पोइट्री है,
नाटक के साथ साथ जो पोइट्री है, उस पोइट्री में भी इसी तरह से मानव की जो मूल भावनाएं हैं वो भावनाएं भी दिखाई देती हैं। ये एक बार हम रिपीट भी कर रहे हैं इन चीज़ों को। ये पेंटिंग आया, ये म्यूज़िक है, और अब ये रैबिलास की बात हुई। ये आपके सामने थॉमस मूर है, ये उनकी किताब है, फेमस बुक है यूटोपिया, बहुत पूछी जाती है, ये कई बार पूछी जाती है। ये थॉमस मूर, दोनों उन्हीं के हैं चित्र, अलग अलग टाइम के। ये शेक्सपियर हैं, और शेक्सपियर के आप सामने आपके लिखा है कि इंग्लिश के एक नाटककार थे, और करीब 1590 में, यानी कि करीब करीब 16वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में रहे ये, और इन्होंने 37 नाटक लिखे कुल मिलाकर के। इनके आपके सामने नाम आ रहे हैं, देखिए रोमियो जूलियट है, ये एक प्रेम कथा है। 12 नाइट है। इसके अलावा आपके सामने कुछ और चीज़ें मैं सामने दिखा रहा हूँ। देखिए ये हैमलेट है, ओथेलो है, जूलियस रोमियो जूलियट है, मैकबेथ है। ये जितने भी इनके नाटक हैं, आप लोग लिखना चाहें तो इनको लिख सकते हैं। ये जो नाटक हैं, इन नाटक की चर्चा अक्सर ये पूछे जाते हैं। विलियम शेक्सपियर। ये मैं विज्ञान पे आ रहा हूं। ये फ्रांसिस बेकन है। ये फ्रांसिस बेकन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन्होंने वैज्ञानिक चिंतन के विकास की बात की। इनका कहना था कि प्रेक्षण एवं प्रयोग के द्वारा ही हम सत्य ज्ञान तक पहुंच सकते हैं, और सत्य ज्ञान के आधार पर ही हम इस जगत को वास्तविक ज्ञान दे सकते हैं। उनका कहना था, ये सिविल के एग्जाम में एक बार पूछा गया था, कि सत्य सत्ता की नहीं अपितु काल की पुत्री है। यानी सत्य वो नहीं है जो पोप कहे, जो पादरी कहे, सत्य वो है जो वैज्ञानिक तथ्य के आधार पर हम सिद्ध कर सकें। तो ये इनके मूल रूप से सिद्धांत थे। ये वैज्ञानिक टेम्पर की बात करते हैं, साइंटिफिक मेथड की बात करते हैं। अगर आपके पास कोई विचार है तो उस विचार से संबंधित हमको तथ्यों का संग्रहण करना पड़ेगा, उनकी वैज्ञानिक जांच करनी पड़ेगी, उनके प्रेक्षण, उनके प्रयोग करने पड़ेंगे। उन प्रयोगों के आधार पर आपको निष्कर्ष निकालना पड़ेगा, और जो कंक्लूजन निकलेगा उस कंक्लूजन को हम वैज्ञानिक ज्ञान कहेंगे, सत्य ज्ञान कहेंगे। और इसी को हम टेक्निकली वस्तुनिष्ठ ज्ञान या ऑब्जेक्टिव नॉलेज कहते हैं। अब हम विज्ञान के पक्ष में बात कर रहे हैं। रिवोल्यूशनरी थ्योरी की बात आती है। सबसे पहले कोपरनिकस ने 1543 में एक थ्योरी दी कि उन्होंने ये कहा कि जो सूर्य है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी और ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। ये आपके सामने पिक्चर आ रहा है, देखिए, ये सामने कोपरनिकस है, ये बीच में सन है, और ये उन्होंने चित्र दूसरे ढंग से बनाया हुआ है। ये बेसिकली एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। बाद में इसको प्रमाणित भी किया, किसने इसको प्रमाणित किया बाद में, इसको कहते हैं एलिप्टिकल ऑर्बिट। ग्रह, चाहे वो पृथ्वी है, चाहे शुक्र है, चाहे मंगल है, ये अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं सूरज के चारों तरफ। अभी तक टॉलमी का स्ट्रक्चर चलता था। उनका कहना यह था कि सूरज पृथ्वी का चक्कर लगाता है, क्योंकि सामान्य जीवन में हम क्या देखते हैं, सूर्य उगता है और सूर्य छुपता है। तो इनके कंसेप्ट धार्मिक आधार पर पुराने चल रहे थे। तो इस व्यक्ति ने यह बोला कि ऐसा नहीं है, और इसको प्रमाणित करने की कोशिश की ब्रूनो ने इसको प्रमाणित करने की कोशिश की। तो ब्रूनो को चर्च के द्वारा जिंदा जला दिया गया, और उसके बाद केपलर ने इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाया। केपलर ने, इन्होंने आपके लिखा है, ओवल शेप्ड ऑर्बिट कॉल एलिप्स, एलिप्टिकल ऑर्बिट की बात की इन्होंने। अंडाकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं ग्रह, सूर्य के चारों ओर अंडाकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, ये इन्होंने कंसेप्ट दिया। और ये नाम, फेमस नाम आपके सामने आ रहा है, आप लोगों ने खूब सुना हुआ है, खगोलीय दूरदर्शी, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की बात आ रही है। ये कोपरनिकस के आधार पर बाद में गैलीलियो ने भी इस बात को सिद्ध किया कि हाँ ऐसा ही होता। आप देखिए, एक गैलीलियो का पिक्चर है, उसके द्वारा ये अपने टेलीस्कोप से देख रहे हैं, एस्ट्रोनॉमिकल जो बॉडीज हैं उनको देखने का प्रयास कर रहे हैं। ये साइंटिफिक मेथड्स की मैंने बात की है कि वैज्ञानिक मेथड क्या होता है, इसकी चर्चा मैं आपसे कर चुका हूं। इसके बाद ये कुछ चिंतक हैं, चाहे वो बेकन है, चाहे डेकार्टे हैं, इन लोगों ने भी वैज्ञानिक चिंतन की बात की। और हम जो आजकल सामाजिक विज्ञान की बात करते हैं, उस सामाजिक विज्ञान का आधार इन लोगों से प्रारंभ होता है, जिसको आप सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज कहते हैं, उसका आधार यहीं से चलता है। ये न्यूटन है, न्यूटन ने, आप जानते हैं कि गति का नियम दिए, लॉ ऑफ मोशन दिए, और इसके साथ साथ न्यूटन ने यह भी बताया कि जी की वैल्यू, जी क्या है, जी मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे यहाँ पे आइडियली इसको 9.8 माना जाता है, और कि पृथ्वी के पास अपना एक गुरुत्वाकर्षण होता है। मैंने आपको बताया कि
सेब गिरते हुए औरों ने भी देखा था, लेकिन इसने देखा और इसने इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया, क्योंकि साइंटिफिक टेम्पर का इस्तेमाल किया गया। ये व्यक्ति को जरा ध्यान से देखिएगा, ये बेसिकली वेसिलस है। ये वेसिलस ने पहली बार ह्यूमन ऑर्गन्स के बारे में बताया आधुनिक काल में। ह्यूमन ऑर्गन्स के बारे में आप देख रहे हैं, ह्यूमन ऑर्गन्स का स्ट्रक्चर दिखा रहा है, यहां हाथ पकड़ के बैठा है किस तरह से, और ये ह्यूमन ऑर्गन्स को, उसके स्केलेटन को दिखाया जा रहा है। तो वेसिलस ने इस तरह का काम किया। इसी के अलावा जब हम बात करते हैं तो ये विलियम हार्वे है। आपको सुनकर हैरानी होगी कि यूरोप में इससे पहले यह मान्यता थी कि हमारी इंसान की बॉडी के भीतर जो ब्लड है वो थैले की तरह भरा हुआ है। वो ये नहीं जानते थे कि ब्लड सर्कुलेट होता है। इस व्यक्ति ने आकर ब्लड के सर्कुलेशन की थ्योरी दी। आज तो हमारे लिए बड़ी कॉमन सी बात है। उसके बाद ब्लड ग्रुप्स की बात हुई, आजकल ब्लड के सब ग्रुप्स भी आ गए हैं, और ब्लड सर्कुलेशन थ्योरी इसी व्यक्ति के द्वारा दी गई। मैंने आपको रेनेसां मैन की चर्चा की थी कि रेनेसां मैन क्या है, जिसके पास बहुत तरह की योग्यताएं हों, वो वास्तुकला में, चित्रकला में, लेखन में, इन क्षेत्रों में पारंगत हो, उसको हम रेनेसां मैन कहते हैं। और इसी तरह से एक नाम आता है रेनेसां विमेन। ये इसाबेला को रेनेसां वुमेन कहा जाता है। महिलाओं को इतना महत्व नहीं दिया गया, लेकिन इस महिला को, इसाबेला को, इसको आप लिख सकते हैं कि इसको क्या कहा गया, रेनेसां वुमेन कहा गया है। इसाबेला, ये उस काल का कला की बात हो रही है, लिटरेचर में जो असर पड़ा उसकी बात हुई। और इस काल की जो महिला राइटर्स हैं उनकी संख्या बहुत कम है। ये जो आइडियाज थे किस तरह से पूरी दुनिया में फैले, किस तरह से इस विचारधारा का प्रचार प्रसार हुआ, इसके बारे में चर्चा आती है। क्या दे गए हमको ये लोग? रेनेसां हमको क्या दे गया? एक आर्टिस्टिक आइडिया दे गया। आर्टिस्टिक कला के क्षेत्र में जो विकास वहां पे दिखाई देता है वो हमारे पास आज भी एक विरासत हमारे पास। चर्च को इन लोगों ने चैलेंज किया जो धर्म सुधार आंदोलन के रूप में आया, और उसके बाद धर्मनिरपेक्षता की राजनीति प्रारंभ होती है। इन्होंने जो हमको सबसे इंपॉर्टेंट चीज दी वो दिया ह्यूमनिज्म दिया, मानववाद दिया, जिसकी मैं खूब चर्चा आपसे की है। चौथी बात इन्होंने की कि वर्नाकुलरिज्म इन्होंने दिया, देसी भाषाएं दी। इस कारण से यूरोप में आज बहुत सी भाषाएं मौजूद हैं। इसके अलावा एक क्लासिक्स को इन्होंने रिस्टोर किया, ग्रीक और रोमन संस्कृति को इन्होंने रिस्टोर किया, और इनका बहुत सारा साहित्य हमारे पास आज भी उपलब्ध है। एक क्वेश्चन इस रूप में पूछे जाते हैं कि आजकल आप लोगों को मालूम होगा, आप पेपर देखेंगे, घटनाओं का क्रम पूछा जाता है। माना 3-4 घटनाएं दे दी, आपके पास पहली घटना आ जाएगी कि ये सबसे पहले गुटेनबर्ग ने अपनी प्रेस कब शुरू की, तो 1439 या 1455 उसके पहला विकल्प आएगा। दूसरा, कोलंबस ने कब खोजा, क्या खोजा था कोलंबस ने? अमेरिका खोजा था। इसके बाद 517 में लूथर, क्योंकि ये अगला चैप्टर आ गया है। तो ये घटनाएं दी जाएंगी और घटनाओं को आपको क्रम से करना पड़ेगा। ये इसका ये वाला पक्ष है। ये भी घटनाओं का क्रम है, ये क्वेश्चंस के लिए है, बेसिकली क्वेश्चंस फॉर्मेशन से ये। और इसने एक चीज, साइंटिफिक टेम्पर का इसने विकास किया। इस साइंटिफिक टेम्पर के आधार पर ज्ञानोदय नाम का आंदोलन डेवलप हुआ, जिसके आधार पर आज की पूरी दुनिया विज्ञान और तकनीक के आधार पर विकसित हो रही है, और उसका आधार एनलाइटनमेंट है। ये आइडियाज का स्प्रेड हुआ, इसी के आधार पर अमेरिकी क्रांति हुई, बाद में फ्रांस की क्रांति हुई, और पूरी दुनिया में क्रांति हुई, और पूरे वर्ल्ड में मॉडर्न स्टेट सिस्टम डेवलप हुआ। और आप और हम जानते हैं कि भारत के संविधान में भी हमारा जो मूल आधार है, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, यहीं से आया है, एनलाइटनमेंट से, रूसो से। ये आप देख सकते हैं, माइकल एंजेलो ने ये डेविड नाम की मूर्ति बनाई थी। ये एक मूर्तिकार भी था माइकल एंजेलो। मूर्तिकारों की भी चर्चा खूब आती है, दोनातल्ली की चर्चा आती है, माइकल एंजेलो की चर्चा आती है। ये बेसिकली आपको याद होगा, पिछले मैंने क्लास में एक बार लिया था, गोलिक वॉर जो फ्रांस के साथ हुए थे, उनका हीरो था ये व्यक्ति। तो इसके चित्र आते हैं। ये तो मोनालिसा है, आप लोग देख चुके हैं इसको, शेक्सपियर के। ये एक बार का पूरा समरी है, किस तरह से समरी बनी हुई है पूरी। क्या पुनर्जागरण था, क्या पुनर्जागरण के कारण थे, क्या पुनर्जागरण की विशेषताएं थी, और क्या पुनर्जागरण के प्रभाव पड़े। ये लास्ट स्लाइड इसकी ये है।